जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आदि मानव जो है वो कैसे फैले हैं पूरी दुनिया में। सो गाइज, हम जो है वो डिस्कस करेंगे इनलैंड और कोस्टल ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में। हालांकि इस टॉपिक को मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं द हिंदू के एडिटोरियल में। तो सबसे पहले हम लोग एवोल्यूशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इंसान का डेवलपमेंट हुआ प्राइमेट से और इसके कुछ मेन स्टेजेस हैं। पहला जो हम लोग को स्टेज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं डायरोपाइथिकस और रैमापाइथिकस। हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स हैं ये। फिर उसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि ऑस्ट्रालोपाइथिकस, ये पहली प्रजाति थी जो मतलब सीधी चलती थी। फिर इसके अलावा होमो हैबिलिस हम लोग को देखने को मिला, इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए। फिर होमो इरेक्टस हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा। और फाइनली फिर होमो सेपियंस आए, जो कि हैं हम। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सब, और इसके अलावा स्टडीज हमें बताती है कि होमो सेपियंस की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी और वहीं से पूरी दुनिया में माइग्रेशन हुआ। इसे कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। क्या कहते हैं? आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। अब सवाल उठता है कि इंसान ने माइग्रेट कैसे किया। तो कोस्टल रूट्स या इनलैंड रूट से, यही हमारा डिस्कशन का मेन फोकस है, राइट। यानी कि कैसे, यानी कि इंसान जो है वो अफ्रीका से कैसे आए, समुद्री तट के जरिए आए या फिर बीच जंगलों का या जमीन का रास्ता जो है वो चुनते हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है वो माइग्रेट किया। तो माइग्रेशन की गई दो मेन थ्योरी हैं, एक है कोस्टल डिस्पर्शन और दूसरी है इनलैंड डिस्पर्शन। देखो नाम से इनमें आ रहा है। कोस्टल डिस्पर्शन थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के मुताबिक जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने कोस्ट लाइन फॉलो करके माइग्रेट किया, यानी कि समुद्री तट से होते हुए जो है वो आगे बढ़े। इसके अलावा कोस्टल एरियाज में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फूड और पानी का अबंडेंट अवेलेबल था। यानी कि देखो, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर क्लाइमेट अच्छा है, राइट, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, राइट, खाना भी अच्छा खासा मिल जाता है और पानी तो है ही, जो सर्वाइवल के लिए परफेक्ट था। अब कुछ स्टडीज सपोर्ट करती हैं कोस्टल माइग्रेशन को। मलेशिया में ओरांग एस्ली ट्राइब्स हैं, इन पर स्टडी हुई जिसने प्रूफ दिया कि करीब 65,000 साल पहले ह्यूमंस ने कोस्टल रूट यूज किए। अंडमान आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेटलमेंट्स भी कोस्टल माइग्रेशन को सपोर्ट करती हैं। अब सुनो, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कोस्टल थ्योरी से रिलेटेड है। तो बताया जा रहा है कि कोस्टल डिस्पर्शन के खिलाफ भी काफी एविडेंसेस हैं। भारत में ज्यादातर पैलियोलिथिक साइट्स इनलैंड है, ना कि कोस्टल एरियाज में। बात समझ रहे हो? इंडिया के अंदर जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो कहां पर है? मतलब कोस्टल एरिया के बीच में है, यानी कि कोस्टल एरिया में नहीं है, मतलब सेंटर एरियाज पर है। और कोस्टल साइट्स पर मरीन रिसोर्सेज जैसे कि फिश और शेल फिश के एविडेंस बहुत कम है। अब बात करते हैं इनलैंड डिस्पर्जन मॉडल की, यानी कि जमीन के बीच से या कोस्टल एरिया छोड़कर मतलब मेनलैंड एरिया पर किस प्रकार से माइग्रेशन हुआ। तो रीसेंट आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, स्पेशली सौराष्ट्र पेनिनसुला जो गुजरात में है, ये सजेस्ट करती है कि अर्ली ह्यूमंस ने इनलैंड रूट्स यूज किए। गुजरात में भादर और अजी रिवर बेसिन से मिले टूल्स 48,000 से 56,000 साल पुराने हैं। टूल्स इनलैंड एरिया में पाए गए और एडवांस फ्लेकिंग टेक्निक यूज हुई जो इनलैंड माइग्रेशन को सपोर्ट करती है। उस समय सी लेवल जो है वो काफी लो था,
जिससे इनलैंड एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब सवाल यह है कि कोस्टल माइग्रेशन सही है या इनलैंड माइग्रेशन। तो ट्रुथ यह है कि दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह जो है वो सही है। अर्ली ह्यूमंस ने कोस्टल और इनलैंड दोनों रूट्स यूज किए। रीसेंट फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि माइग्रेशन का पैटर्न मल्टी फेसिटेड था, यानी एक ही तरीका नहीं था। फ्यूचर में और रिसर्च से हमें इस थ्योरी के बारे में क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। सो गाइज, हमने जो है वो डिस्कस किया कि इंसानों का माइग्रेशन सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी, बल्कि एडाप्टेबिलिटी और इनोवेशन का सिंबल था। ये बेसिकली एक हाईलाइट है, या आप कह सकते हो कि एक रोशनी डाल रहा है एक इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, कि ना सिर्फ हमारे पास्ट को डिकोड कर रहा है, बल्कि आज भी इंस्पायर कर रहा है कि हम चैलेंजेस जो है वो जो फेस कर सकते हैं काफी सारे अपने अकॉर्डिंग अपनी, क्योंकि देखो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, और इसको अगर रिजॉल्व करना है तो हमें एडाप्टेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर फोकस करने के, हमने जैसे कि पहले हमने एडाप्टेबिलिटी के थ्रू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो बेटर बनाते गए, तो वैसे ही आज भी जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फिनोमेना आपने जो है वो सुना होगा। यस, कोई मुझे बता सकता है कि ये फिनोमेना जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, कौन सी थ्योरी थी फिटेस्ट सर्वाइवल वाली? कोई बता सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा, देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएगा। क्या गाइस, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? आपने एलपीजी पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एनसीईआरटी में, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर, देखते हैं किसको पता है। सबसे पहले तो हम जो है वो बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की योजनाओं के बारे में कि भारत का अगला कदम क्या होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि भारत को भी डीपली इंपैक्ट करता है, ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का पाथ फॉरवर्ड। ये टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल शब्दों में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की कहानी गाइस काफी पुरानी है। आपने कभी सिल्क रोड के बारे में सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा। तो पुराने जमाने में भारत के मसाले और चाइना के सिल्क काफी पॉपुलर थे। ये ट्रेड रूट्स ना सिर्फ सामान एक्सचेंज करते थे, बल्कि कल्चर, रिलीजन और साइंटिफिक नॉलेज भी स्प्रेड करते थे। फिर आया कॉलोनियल एरा। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने दुनिया को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जोड़ दिया, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी अपने साथ लाया। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स ने प्रोडक्शन और ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया। वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बने जो ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, और आज टेक्नोलॉजी और मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे एप्पल और टोयोटा ने ग्लोबलाइजेशन को रीडिफाइन कर दिया। आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। पहले तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म। आज कई देश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं अपने मार्केट को बचाने के लिए। भारत में मेक इन इंडिया एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हम इनवर्ड लुकिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है, राइट? इनवर्ड लुकिंग मतलब कि हम फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, और सभी कंट्रीज अपनी अपने ऊपर फोकस कर रही हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें और वो पूरे दुनिया भर में अपने प्रेजेंस पर फोकस करें। यस, अब देखो, रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में तो आपको पता है। इनके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि सप्लाई चेन डैमेज हो गया। ये चुनौती है, इस प्रकार के इश्यूज। देखो, एक तो चुनौती हो गई, आपने देखा कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कि सब कंट्रीज अपने अपने ऊपर जो है वो फोकस कर रही हैं, ड्यूटीज वगैरह जो है वो इंक्रीज करके। फिर चाहे हम बात करें यूएस चाइना के ट्रेड वॉर की, या फिर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो उसमें हमें एक ही चीज देखने को मिली कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, राइट? फिर इसके अलावा वेस्टर्न कंज्यूमर कल्चर कई बार हमारे लोकल ट्रेडिशन को खतरे में डालते हैं कि लोग जो है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? सिर्फ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने के ऊपर। फिर ग्लोबलाइजेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बहुत बड़ा है गाइस, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे एनवायरमेंट भी बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि बहुत बुरी हालत जो है वो हुई। यस, एनवायरमेंट खराब हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण तो हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब भारत ने ग्लोबलाइजेशन काफी अच्छी तरह अडॉप्ट किया। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमें अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ा।
और ये फोर्सफुल ग्लोबलाइजेशन था। शायद आपको पता हो कि 1980s के समय पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जो है वो बुरी तरह से फंस गए थे, और इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि आपको जो है वो किस चीज पर फोकस करना है, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, जो कि है क्या? अपनी मार्केट को ओपन करना, राइट। और आईटी सेक्टर में बेंगलुरु जैसी सिटीज दुनिया भर में आज की डेट में जानी जाती है सिर्फ इसी रिफॉर्म के बाद। हम फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल में एक मेजर प्लेयर हैं, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमें सप्लाई चेन्स में और इंटीग्रेट कर रहा है। और भूलिए मत, भारत का डायस्पोरा पूरे दुनिया भर में अपनी पोजीशन बनाए हुए बैठा है, राइट। आप देखते हैं कि इंडियंस हर जगह हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हम भारतीय हर जगह हैं, तो वही है बात। और चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, हर सेक्टर में हमने अपनी पोजीशन जो है वो काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग जो है वो बना के रखी है। कल्चरल सॉफ्ट पावर की बात करें तो योगा और बॉलीवुड के थ्रू भारत दुनिया के दिल में अपनी जगह बनाता जा रहा है। आज का बड़ा सवाल है कि भारत को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाते हुए ग्लोबलाइजेशन के साथ बैलेंस कैसे करना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, जो आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, हमें अपने जो स्वदेशी जो सामान है उसको प्रमोट करना है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसी स्कीम्स हैंडीक्राफ्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ले जा सकती हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लीडरशिप लेकर एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन को अलाइन करना जरूरी है। ब्लॉकचेन और फिनटेक जैसी टूल्स से ट्रेड को ट्रांसपेरेंट और मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने के लिए अपनी वर्कफोर्स को हमें स्किल्ड बनाना होगा। आखिर में गाइस, भारत का पाथ फॉरवर्ड बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल इंक्लूसिविटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को साथ लेके चलना। हमारी डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, और इसको सेलिब्रेट करते हुए हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में अपनी आइडेंटिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपनी इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करें, यानी कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम ग्लोबलाइजेशन को जो है वो अलाइन कर लें। तो ये चीज हम लोग को यहां पर जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। गाइज, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट का डेकोरम जो है वो कहा गया और इसका क्या सोल्यूशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पार्लियामेंट में बढ़ती हुई डिसरप्शन से कैसे डेमोक्रेसी की इमेज पूरे दुनिया में अफेक्ट हो रही है? क्योंकि देखो यार, पार्लियामेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। जो मेन इश्यूज है, जो मेन मुद्दे हैं, उस पर बात होने की जगह जो है वो शेरो शायरी जो है वो चल रही है, राइट। एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है। कम ऑन से यस और नो। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिजर्विंग पार्लियामेंट्री डेकोरम, जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या चुनौतियां हैं जो इसके फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही हैं। तो रीसेंट न्यूज में हमने देखा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स में डिक्लाइन हो रहा है। कम ऑन से यस और नो, आप भी देख रहे हो, जिसमें डिसरप्शंस और कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स काफी बढ़ गया है। एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि अब हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स और कंसेंसस बिल्डिंग पर फोकस करना होगा, यानी कि साथ मिलकर जो है वो हम बातचीत करें, सहमति रखें एक दूसरे के साथ, राइट। तो आज हम समझेंगे कि पार्लियामेंट को किस तरह से प्रॉपरली फंक्शन करवाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कुछ मेजर चैलेंजेस की जो पार्लियामेंट में आजकल देखने को मिलते हैं। पहला, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन। सबसे पहला चैलेंज है फ्रीक्वेंट डिसरप्शन। जैसा कि आपने 2023 विंटर सेशन में देखा, जहां अपोजिशन प्रोटेस्ट ने काफी बार मतलब ऐसा किया कि टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हुए, यानी कि समय की भी बर्बादी हुई, संसाधन की भी बर्बादी हुई। इससे काफी इंपॉर्टेंट बिल्स बिना बहस के, बिना डिबेट के पास हो जाते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच बढ़ता हुआ डिवीजन, इसकी वजह से सहमति बिल्डअप करना मुश्किल होता है, और अगर दोनों साइड्स एक दूसरे को सुनना बंद कर दे तो कंट्री के इशू सॉल्व नहीं, मतलब कैसे होंगे आप सोचो ना। दोनों साइड एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे, सब रोस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर तीसरा है लो पार्टिसिपेशन। ये बुलेट पॉइंट्स ध्यान में रखना। लो पार्टिसिपेशन, 17th लोकसभा की अटेंडेंस 79% थी,
लेकिन अगर बात करें डिबेट्स की, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था, कोई बहस ही नहीं कर रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सेशन में सिर्फ 45 डिबेट पार्टिसिपेट करते हैं। यहां तक बजट सेशन 2021 में अटेंडेंस गिर गई थी, जो पेंडेमिक जैसे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ। फिर इसके अलावा पुअर लेजिस्लेटिव क्वालिटी, अगला पॉइंट ये है। बिल्स मतलब इतनी जल्दी पास किए जा रहे हैं बिना किसी डिबेट के, बिना किसी इंक्वायरी के, तो कैसे काम बनेगा? एग्जांपल ले लो आप, आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को डाइल्यूट कर दिया। मतलब सुना ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया कि इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ नहीं, बस जस्ट पास जो है वो कर दिया। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी। पार्लियामेंट में जेंडर इनइक्वालिटी भी एक सीरियस इशू है। लोकसभा में वुमेन एमपीज की परसेंटेज सिर्फ 13.6% है, जो ग्लोबल एवरेज 26.9% से काफी कम। ये वुमेन एमपी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई महिलाओं को पार्टिसिपेट करने दिया ही नहीं जा रहा। अब सुनो, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पार्लियामेंट को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला है कोड ऑफ कंडक्ट। भाई एक प्रॉपर आचार संहिता होनी चाहिए, सॉरी संहिता, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, जो एमपीज को डिसिप्लिन में रखे। इससे एमपीज को डिसरप्शन से बचाने और एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाने की इसमें गाइडलाइंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो है वो सहारा लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जो पब्लिक स्क्रूटिनी को बढ़ाता है और अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करता है। अगर लाइव स्ट्रीम करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एमपीज के बीच कम्युनिकेशन बेटर होगा, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। फिर कमिटी सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटी बिल्स, पॉलिसीज और इनिशिएटिव की जांच करें, जो लेजिस्लेटिव क्वालिटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। फिर एमपीज को सस्पेंशन या एक्सपल्जन फेस करनी पड़ती है, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनाई रखी जा सके और डिसरप्शन को रोका जा सके। स्पेशली डिसिप्लिनरी मेजर लो, यानी कि जो अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को भंग कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को कैसे और बढ़ाएं। कंस्ट्रक्टिव डिबेट से, यानी कि भाई आप बहस करो, पॉलिटिकल पार्टीज एक मुद्दे पर बहस करें और प्रॉपर डिसीजन पर आए, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेहतर हो। दूसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर या चेयरपर्सन के रोल को जो है वो और बेहतर बनाएं। स्पीकर और चेयरमैन अगर देख रहे हैं कि भाई कोई बर्ताव सही नहीं कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर कोई एमपी, तो उसको तुरंत निकालो, सस्पेंड करो। एमपीज को एक्टिवली बहस में पार्टिसिपेट करना होगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। इससे पीयर प्रेशर बढ़ेगा। पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन रिलीज करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, कि पब्लिक को पता लगे कि उनने जिसको चुना है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड गाइड्स खराब होता है ना, तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि अराजकता आ सकती है, लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से उठ सकता है, ग्लोबल इमेज खराब हो सकती है। तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो कोलैबोरेट करें, सहमति पर आए, पार्लियामेंट के डेकोरम को रहे वो मेंटेन करें, डिसिप्लिन में रहें, राइट। तो ये सब चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखनी है। और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये जो हमने डिस्कस किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 की नाकामी के बारे में बात करेंगे गाइस, और सूखे ड्रॉट के बारे में बात करेंगे, और डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, तो आओ डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के बारे में बात करेंगे, और कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में हुई डिस्कशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बारे में भी बात करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनसीसीडी के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यह कन्वेंशन 1994 में बनाया गया था और इसका मेन गोल है डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट और लैंड डिग्रेडेशन को रोकना। यह एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें 197 पार्टीज, जिसमें 196 और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। और डेजर्टिफिकेशन का मतलब है जमीन का ऐसे बदलना कि वहां जमीन उपयोगी नहीं रहे। समझ रहे हो कि जमीन जो है वो आप कह सकते हो बंजर हो गई है, किसी काम की नहीं बची, उसको बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। और ये आज हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया है क्योंकि हर साल सूखा और लैंड डिग्रेडेशन पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी को 300 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 के आउटकम्स के बारे में जो रिसेंटली रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिले। आपको याद होगा कि इस कॉन्फ्रेंस से काफी उम्मीद थी, लेकिन एक बाइंडिंग प्रोटोकॉल ना बन पाना एक बड़ा सेटबैक था। सोचो आप, मतलब कि बेकार हुआ। मतलब जो हमने जो सोचा था कि भाई इस कॉन्फ्रेंस से जो है वो काफी फायदा मिलेगा, वो कोई ऐसा फायदा जो है वो नहीं मिला, सब बर्बाद की तरफ जो है वो हो गया। मतलब निराशा जो है वो हो गई। फिर भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए। 12 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के फाइनेंशियल प्लेजेस किए गए, यानी कि संकल्प लिए गए, जो डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के खिलाफ हेल्प करेगा। सऊदी अरेबिया ने एक ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप शुरू की जो वल्नरेबल कंट्रीज को सपोर्ट करेगी, यानी कि कमजोर कंट्रीज को, पिछड़ी कंट्रीज को सपोर्ट करेगी। एक और जरूरी बात है, अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल को सपोर्ट मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इटली और ऑस्ट्रिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की, चैलेंजेस की जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला, डेजर्टिफिकेशन के मेन कॉज है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें इन चीजों को एड्रेस करना होगा। अगर हम बात करें रीफॉरेस्टेशन की, तो उज्बेकिस्तान ने एक जबरदस्त काम किया है। उन्होंने अरल डेजर्ट में ड्रॉट रेजिस्टेंट शर्ब्स लगाए हैं, जिससे सॉइल स्टेबलाइज हुई और जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं ना, तूफान जो होते हैं रेत के, वो भी काफी कम हुए। हमें वाटर मैनेजमेंट पर भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, और ये टेक्निक जो है वो जो एरिड रीजन्स होते हैं ना, सूखे एरियाज होते हैं, इसमें पानी के वेस्टेज को रोकने में मदद कर सकती है। ये सब गाइस काफी जरूरी स्टेप्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ग्लोबल कमिटमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में बाइंडिंग प्रोटोकॉल नहीं बना, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 में इस डायरेक्शन में काफी कुछ अचीव करने की जरूरत है। सो गाइस, ये टॉपिक ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर 3 में जो है वो आएगा ही आएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूरे नोट्स जो है वो अपने रेडी रखिए, राइट, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज के, वो बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो पेरिस एग्रीमेंट की तो अच्छी जानकारी आपको हो ही गई होगी। तो फटाक से कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट के बारे में। सो गाइस, पेरिस एग्रीमेंट ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या प्रयास किए, तो ये आप जानते ही हैं। और क्यों लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो पेरिस एग्रीमेंट कैसे बनाया गया था और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये एक बार फिर से सुन लो, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो, और जो अभी रिसेंटली जिन्होंने फॉलो किया है, अब आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। ये एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया था और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में। इसका मेन गोल था पूरे दुनिया भर के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना। कब से? प्री इंडस्ट्रियल एरा से। तो कंपैरिजन प्री इंडस्ट्रियल एरा का था। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया और हर कंट्री को अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हर कंट्री को अपने टारगेट को 5 साल के इंटरवल पे अपडेट करना था, जो कि थोड़ा डिफरेंट था क्योटो प्रोटोकॉल की अप्रोच से। अब बात करते हैं इसके कुछ अचीवमेंट्स की। पहली बार सभी कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू एक्शन
लेने का कमिटमेंट किया। डेवलप्ड कंट्रीज ने संकल्प किया कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर देंगे, जिससे उनके क्लाइमेट एक्शन में मदद मिल सके। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि इंश्योर करता था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो कई चैलेंजेस सामने आते हैं। पूरे दुनिया भर का एमिशन अभी भी बढ़ रहा है। 2024 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड ब्रीच हो सकता है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो अभी तक सेट किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। प्रोजेक्शंस ये दिखाते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से 2.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच सकता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट से काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ मेजर इश्यूज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की वॉलंटरी कमिटमेंट काफी कमजोर है और इन्होंने अपने एमिशन को कम करने में पर्याप्त प्रयास नहीं किया। फाइनेंशियल सपोर्ट भी अभी तक बहुत लिमिटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज ने रिसेंटली कहा है कि वो 100 बिलियन यूएस डॉलर को 300 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ाते हैं 2035 तक, लेकिन ये फिगर भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, जो इंडिया ने इसके बारे में चिल्लाया था कि भाई जो ये सपोर्ट कर रहे हो ना, ये सपोर्ट जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्प नहीं करेगा। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट को लेकर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी डिस्टर्बेंसेस हैं। डेवलप्ड कंट्रीज प्रेफर करती हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी हो ताकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिले। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज इक्विटी को एम्फेसाइज करती हैं, बोलती हैं कि भाई इक्विटी होनी चाहिए और हिस्टोरिकल एमिशंस के लिए डेवलप कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात करती हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से, उनको एडाप्टेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है और उनका कहना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उन्हें आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। देखो, पहली चीज तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लीगली बाइंडिंग बनाया जा सकता है ताकि कंट्रीज अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली लें। फॉसिल फ्यूल को जो है वो फेज आउट करना होगा और इसके लिए डेवलप कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना होगा डेवलपिंग कंट्रीज को क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करने में। क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने की जरूरत है। 300 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का टारगेट को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को फैसिलिटेट करना होगा ताकि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ग्रीन टेक्नोलॉजीज अफोर्डेबल हो सके, यानी कि इनके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज इजी हो सके। और एडाप्टेशन और रिस्क रिडक्शन पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना होगा। सो गाइज, ये था एक पेरिस एग्रीमेंट का ब्रेकडाउन और इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की काफी संभावनाएं होती हैं। अब गाइज, हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडिया की जीडीपी को लेकर। ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन पर रीसेंट चेंजेस और आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। रिसेंटली फिच रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को जो है वो डिग्रेड किया है, यानी कि कम किया है। पहले इंडिया का ग्रोथ 7.2% एक्सपेक्टेड था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, अब उन्होंने इसे 6.4% तक रिवाइज कर दिया, यानी कि 7.2% से 6.4% कर दिया। केयर एज रेटिंग्स भी थोड़ा पीछे हो गई हैं, उन्होंने फोरकास्टिंग को 6.8% से कम करके 6.5% कर दिया। पर यह मत समझना कि इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई है। एनालिस्ट कहते हैं कि यह स्लो डाउन टेम्पररी है। इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड से, यानी कि आज भी हमारे देश की जो कंजम्पशन डिमांड है वो काफी मतलब स्टेबल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर बात करना जरूरी है। पहला है टेम्पररी स्लो डाउन। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से भी खर्चा कर रही है
और लोग बाग भी जो है वो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर लोगों की तरफ से हो रहा है जो इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। गांव क्षेत्रों में कंजम्पशन बढ़ रहा है, गांव क्षेत्रों में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है जो सेकेंड हाफ में इकोनॉमी को अच्छा ग्रोथ देने में मदद करेगा। फिर इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्सपेक्टेशन यह है कि वो एक अच्छी ग्रोथ करेगा। अबव एवरेज मॉनसून से अच्छा हार्वेस्ट होने का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लानीना का समय है, और जो रूरल कंजम्पशन को बढ़ाएगा, यानी कि गांव क्षेत्रों में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है जो हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वेलफेयर स्कीम में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सब सेक्टर्स को बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अब ग्लोबल रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया भर में क्या रिस्क चल रहे हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर पूरे दुनिया भर के कच्चे तेल के प्राइस ज्यादा बढ़ गए या ट्रेड टेंशन बढ़ गई तो इससे मुद्रास्फीति हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिस्क शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म में उनको मॉनिटर करना जरूरी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड हुई है ग्लोबल स्लोडाउन और कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस की वजह से। वीक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और अर्बन डिमांड का डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन स्लोडाउन को शॉर्ट टर्म में ओवरकम किया जा सकता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें गाइस तो इंडिया को अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे फोकस करते रहना होगा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना होगा और स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना होगा। गांव क्षेत्रों की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर इक्वली ज्यादा फोकस करने की वो आवश्यकता है। और इंडिया को अपनी ग्लोबल ट्रेड पार्टनर डाइवर्सिफाई करने चाहिए ताकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का इंपैक्ट कम हो। तो ये है गाइस डिटेल एनालिसिस इंडिया के स्लोडाउन की और इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में।